नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की हत्या, आत्महत्या जो भी है, सीबीआई इसकी जांच कर रही है। निकलकर सामने आएगा कि आखिर है क्या। लेकिन 14 जून से लेकर अब तक यह मुद्दा कितना आगे बढ़ा, कितना पीछे रहा, हम सब ने देखा। इस मुद्दे में कई बार यूं लगा कि हम बिल्कुल न्याय के नजदीक पहुंचे हुए हैं और सुशांत सिंह राजपूत के 14 जून के उस काले दिन की सच्चाई सामने आ जाएगी। ईडी, एनसीबी, सीबीआई, न जाने क्या क्या हुआ। हर कहीं पर हमें दिखा कि किस तरीके से जो भी संस्था इससे जुड़ी वो अपने आप में एक नए तहलके के साथ आई और सबको उम्मीद ही हुई कि हां, अब न्याय दूर नहीं है। 67 दिनों की लंबी मांग चली, जिसके बाद सीबीआई आई और सीबीआई आने के बाद यह महसूस होने लगा कि अब तो बस न्याय मिलेगा। सीबीआई में जो जो लोग शामिल थे उनके बारे में बहुत सारे आर्टिकल छपे, बहुत सारे वीडियोस बने, बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने भी उनके बारे में छापा कि ये कद्दावर हैं, ये सब कुछ करके रहेंगे। सीबीआई की जांच अब 51वें दिन में चली गई है। आज 51वां दिन है दोस्तों। मैं पहले दिन से सुशांत सिंह राजपूत के जब से सीबीआई शुरू हुई तब से लगातार हर रात आपको 10 बजे इस बारे में अपडेट करता हूं कि अब है क्या। लेकिन पिछले करीब 20-25 दिन से सीबीआई की तरफ से कुछ भी ऐसी चीजें नहीं आ रही है जो अपडेट की जा सके। कोई ऐसा बयान नहीं, कुछ नहीं। एम्स की जब रिपोर्ट लीक हुई तब सीबीआई का बयान आता है। तलवार केस में सीबीआई हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, लेकिन इस पूरे केस में लगभग 2 महीने को है, एक बार भी सीबीआई पब्लिक के सामने नहीं आई है और ना ही कोई जवाब दिया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चालें चली गई, लेकिन अभी के दिनों में जो 3 सबसे बड़ी साजिशें हुई हैं और जिसमें से एक साजिश तो हमें पता भी नहीं चली और कब हुई, कब इस पूरे मुहिम को झटका लगा, वो बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे उस शुक्रवार की जिस दिन डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने अपने मोबाइल से व्हाट्सएप चैट लीक करके या फिर सेलेक्टिव मीडिया को व्हाट्सएप चैट भेजकर यह बताया कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आत्महत्या है, यानी कि सुसाइड बाय हैंगिंग। इसमें कहीं पर यह नहीं लिखा गया कि डेथ बाय हैंगिंग, क्योंकि अगर डेथ बाय हैंगिंग भी लिखा जाता तो भी यह मामला 302 का बन सकता था। अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है, तो हमारे जो भी ये बयान हैं, जो भी हम बातें कर रहे हैं, हो सकता है कि ये बाद में चल के झूठे भी साबित हो जाएं या फिर हम गलत साबित हो जाएं। झूठे नहीं, हम गलत साबित हो जाएं और इस मामले में सीबीआई 302 की धारा लगाकर ही आगे बढ़े। लेकिन शुक्रवार के दिन ये साजिश शुरू हुई। इससे पहले की एक और साजिश थी जिस पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे शुक्रवार की। एम्स की रिपोर्ट को लीक करने का मतलब क्या है? इससे पहले क्यों यह नैरेटिव बनाया गया, क्यों ये बातें हुई कि सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीरें देखकर ये 200% होमिसाइड है? डॉक्टर सुधीर गुप्ता ही वो इंसान थे जिन्होंने ये बातें कही थी और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें ईशकरण भंडारी ने कही, क्योंकि ईशकरण भंडारी की भी बातचीत रही। ये बातें कही विकास सिंह ने, क्योंकि विकास सिंह से भी सुधीर की बात हुई, डॉक्टर सुधीर की। ये बातें रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर ने कही, क्योंकि 22 अगस्त को रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर ने ये सारी बातें जो है वो अपने मोबाइल में कैद की थी। वॉइस जो है वो कैद हुई थी। उसमें साफ साफ डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा, कूपर हॉस्पिटल ने डेथ ऑफ टाइम नहीं लिखा, कूपर हॉस्पिटल ने अंधेरे में क्यों ये पोस्टमार्टम किया, कूपर हॉस्पिटल ने चोट के जो निशान थे उनको कैसे दरकिनार किया, कूपर हॉस्पिटल ने विसेरा जो सैंपल था उसको ठीक से क्यों नहीं रखा कलीना लैब में, क्यों लेट पोस्टमार्टम हुआ, मजिस्ट्रेट की परमिशन क्यों नहीं लेगी। ये तमाम सवाल जो हैं वो खुद सुधीर गुप्ता ने ही उठाए थे। लेकिन अचानक से उन्होंने इन सारे सवालों को दरकिनार करते हुए वो कर दिया जो पॉसिबल ही नहीं था, जो कहीं पर लिखा ही नहीं जा सकता था। क्योंकि कई अधिकारियों से मेरी बात हुई, उन्होंने साफ साफ ये बोला कि इस तरीके के मामले में, चाहे वो सुशांत का हो या कोई भी नॉर्मल हो, और नॉर्मल सुसाइड भी जिसमें कि कोई नोट वगैरह ना हो, सुसाइड की वजह ना हो, कोई एविडेंस नहीं मिलता है, तो उसमें हमेशा यही लिखा जाता है, सुसाइड बट कांट डिनाइड होमिसाइड। जी हाँ, लेकिन इस मामले में बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी बात के, सारे चीजों के विपरीत जाकर डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने यह लिखा कि सुसाइड बाय हैंगिंग। अभी तक ये रिपोर्ट आई नहीं है दोस्तों, तो मे भी हम गलत हो। मैं चाहूंगा कि हम गलत हो इस बारे में, जो भी हमारी बातें अभी चल रही है। लेकिन ये पहली साजिश नहीं थी। ये साजिश किसने की? जैसा कि मुकेश खन्ना ने कहा था कि इस पूरे खेल में असली शक्तिमान कौन है, क्योंकि ये तो गंगाधर है और गंगाधर ही यहां शक्तिमान नहीं है, यानी कि यहां पर गंगाधर अलग है और शक्तिमान अलग है। तो वो शक्तिमान आखिर है कौन? क्या हमारे बीच का ही कोई शक्तिमान है जो हमारे साथ आवाज भी उठा रहा है और हमारे खिलाफ भी जा रहा है?
क्योंकि पुराना रिकॉर्ड जो है वो बहुत कुछ कहता है, पुरानी बातें जो हैं वो बहुत कुछ कहती हैं, पुराने जो किस्से हैं वो बहुत कहानियां सुनाते हैं, और इन कहानियों को सुनने के बाद ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कोई घर का भेदी है, कोई विभीषण है जो चाले तो चल रहा है हमारी तरफ से, लेकिन पासे जब गिरते हैं तो दूसरी तरफ से वो पासे खेले जा रहे हैं। अब वो कौन इंसान है, उसका क्या लालच है, क्यों है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एम्स की रिपोर्ट का बदलना पहली साजिश थी जो बहुत पूरी तरीके से हिट हुई, क्योंकि पूरा का पूरा नरेशन जो था वो चेंज हो गया। जितने भी टीवी चैनल से एक चैनल को छोड़कर सारे के सारे बदल गए, सारे के सारे दूसरे पाले में आ गए, और उन्होंने रिया चक्रवर्ती के लिए इंसाफ की लड़ाई भी लड़नी शुरू कर दी। फिर सबको रिया चक्रवर्ती और यानी कि दूसरा परिवार भी नजर आने लगा। दूसरा परिवार हमेशा से था, नजर आना भी चाहिए, लेकिन दूसरे परिवार के खिलाफ कई बार चीजें ऐसी सामने आई हैं जिनको देखकर, जिनको पढ़कर, जिनको सुनकर, जिनको महसूस करके ये लगता है कि क्या वाकई में दूसरा परिवार कसूरवार नहीं है। दूसरे परिवार के पिता अपने बेटे से जब ड्रग्स मंगवा रहे थे तो क्या वाकई में वो परिवार ठीक है, क्या उस परिवार की गलतियां नहीं है। हादसे हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कोई इंसान तो हो जिसने ये रखा हो, ये कदम हो या ये बात हो जिससे ये महसूस हो कि नहीं, इस परिवार में सारे गलत नहीं है। क्योंकि माँ के फ़ोन से ड्रग्स आ रहा है, बेटी भी ड्रग्स मंगवा रही है, चाहे वो सुशांत के लिए मंगवा रही हो, अब तो प्रूव करना पड़ेगा कि वो सुशांत के लिए नहीं थी। लेकिन अगर ऐसा होता तो शोविक वहाँ ना होता जहाँ आज है। जी हाँ, शोविक चक्रवर्ती अभी भी जेल में क्यों है? क्या ड्रग्स की बात पूरे परिवार को नहीं पता थी? क्या ड्रग्स परिवार में पिता बेटे से नहीं मंगवा रहा था? तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आती है। और अब अगर कोई रिया चक्रवर्ती के लिए कहता है कि उसे भी इंसाफ चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन इंसाफ के तराजू में रिया चक्रवर्ती का भार बहुत कम है, जिसकी वजह से चंद लोग ही उसके इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वो चंद लोग वही हैं जो इस वक्त बॉलीवुड में हैं, और बॉलीवुड न जाने कौन सी गहराइयों की बात छिपा रहा है। पहली साजिश ये हुई कि फ्राइडे के दिन ये चीज लीक होती है और मंडे के दिन रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल जाती है। रिया चक्रवर्ती को जमानत मिलने की और भी चीजें थी, क्योंकि उसके खिलाफ जो सबूत बना था वो कहीं ना कहीं, जो केस बना था वो कहीं ना कहीं सबूतों के बिना था, और सबूतों के आधार पर सच्चाई से नहीं टिक रही थी। इसी वजह से उसे जमानत भी मिल गई, बेल मिली है, रिहाई नहीं हुई है, बरी नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जश्न मन रहा है। यह पहली साजिश थी जिसमें अचानक से सुधीर गुप्ता ने पासा पलट लिया। अब जिक्र करते हैं दूसरी साजिश का। दूसरी साजिश हाथरस में हुई। हाथरस में एक केस हुआ, एक घटना घटी। उस घटना में प्लांटेड लोगों को बिठाया गया जो अब सामने आ रहे हैं। उस घटना में जो महिलाएं पल्लू करके, या फिर यूं कहूं कि रिपोर्टर खुद उनके पल्लू को नीचे करते हुए रिपोर्टिंग जो कर रहे थे, उनकी बातों का अब खुलासा हो रहा है। किस तरीके से ये पूरा मामला हमारे सामने आया, ये साफ साफ नजर आ रहा है। किस तरीके से इस स्टोरी को नेशनल स्टोरी बनाया गया, किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को चेंज करने की कोशिश की, यूपी सरकार के खिलाफ जाने की कोशिश की गई, यूपी सरकार के खिलाफ एक जनमत जो है खड़ा हो वो कोशिश की गई। दंगों तक की साजिश थी, करोड़ों रुपए इस पूरे मामले में आए, जानबूझकर गवाहों को बनाया गया, तैयार किया गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नक्सल भी इसमें जुड़ गया। न जाने कहां से वो महिला थी जो नकली भाभी थी, फेक भाभी थी, जो आई और उसने पूरा नैरेटिव चेंज किया, और अचानक से सुशांत सिंह राजपूत का ये केस हाथरस के केस की तरफ चला गया। चंद मीडिया हाउसेस बचे हुए थे, लेकिन वो भी हाथरस की सच्चाई के लिए चल पड़े। वहां पर चीजें एक्सपोज हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो जाल फेंका गया था? सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वो जाल फेंका गया था? क्या वो एक ट्रैप बनाया गया था कि जो मीडिया चैनल अभी भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको किसी तरीके से वहां से उनका ध्यान भंग करके इधर लाया जाए? क्योंकि 3 से 4 दिन अगर कोई न्यूज मीडिया में नहीं आएगी तो उसके बाद अपने आप ये आंदोलन स्लो हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी। सुशांत सिंह राजपूत पर सीबीआई, एनसीबी, ईडी की खबरें बिल्कुल जीरो थी। उसके बावजूद भी खबरें चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, इंसाफ की लड़ाई चल रही थी, उसमें कई सबूत सामने आ रहे थे। लेकिन अचानक से हाथरस के झूठे प्रोपगंडे में सारे चैनल उलझ गए। वहां पर इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाने लगी। वो इंसाफ की लड़ाई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी लड़ते नजर आए, जब जबरदस्ती नियमों को तोड़ते हुए वो हाथरस जाने की कोशिश करते रहे और वहां पर जाकर गले लगाने की कोशिश भी विक्टिम्स को की। लेकिन एक ऑडियो टेप भी वायरल हुआ जिसमें 25 का 50 लाख दिलाया जाएगा, रुको, अभी शांति रखो, थोड़ी देर रुको, सब्र रखो, ये चीजें आई। लेकिन क्यों परिवार नार्को टेस्ट के लिए मना करता रहा? क्यों परिवार सीबीआई जांच के लिए मना करता रहा?
क्योंकि वहां पर कुछ तो गड़बड़ था जो अब साफ हो गया है। ये केस अभी सीबीआई के पास है, सीबीआई अब इसकी जांच कब करेगा देखना होगा। लेकिन ये दूसरी साजिश थी जिसमें मीडिया चैनल्स के ध्यान भटकाने की कोशिश की गई। इन दो साजिशों से 90% जो चैनल थे वो उस राह पर चले गए थे और उस राह पर ही हमें नजर आए। लेकिन ये बहुत बड़ी साजिश थी सारे चैनलों का ध्यान उस तरफ मोड़ने के लिए, और ऐसा हुआ भी। तीसरी साजिश जो हमें महसूस ही नहीं हो रही है, जो हमें पता ही नहीं चल रही है, जो खुद उस चैनल को ही नहीं पता चल रही है कि ये आखिर हुआ तो हुआ क्यों। अचानक से बड़े अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, टीआरपी का मुद्दा उठाते हैं, और टीआरपी के मुद्दे में एक ऐसे चैनल का भी नाम लिया जाता है जिस चैनल का नाम एफआईआर में नहीं है। क्या इतने बड़े पद पर आसीन वो व्यक्ति नहीं जानते थे कि वो क्या पढ़ रहे हैं? क्या इतने बड़े पद पर बैठे उस व्यक्ति को नहीं पता था कि इस शब्द का मतलब क्या है जो वो बोल रहे हैं? उन्हें बिल्कुल पता था कि वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं। और ये मुद्दा अभी भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि बिना एफआईआर में नाम होने के बावजूद भी चैनल के बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया जा रहा है। जिन पत्रकारों का, जिन जर्नलिस्ट का इससे कोई लेना देना भी नहीं है, उनके नाम भी लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो भी इसमें सबसे ज़्यादा वोकल हैं उन्हीं पर अटैक किया जा रहा है, उन्हीं को बुलाया जा रहा है ताकि मुद्दा भटके। और भटका भी है। पिछले 3 दिन से चैनल्स पर सिर्फ टीआरपी की जंग चल रही है। जो चैनल सुशांत सिंह राजपूत के लिए सबसे ज्यादा लड़ रहा था, वो चैनल अब अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अपनी साख की लड़ाई में वो इतना व्यस्त हो गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की इस लड़ाई को कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है। हालांकि उसने पूरी कोशिश अभी भी की है कि जानकारी दें, लेकिन कितनी जानकारी, कौन सी जानकारी, उसे खुद नहीं पता चला कि वो एक ऐसे जाल में फंसा है जिसमें जानबूझकर उसे फंसाया गया, जानबूझकर नाम लिया गया, जानबूझकर उसको उसमें धकेला गया ताकि वो इतनी गहराई में पहुंचे कि वो बाहर निकले तब तक सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा गायब हो जाए। और आप देख भी सकते हैं पिछले 3 दिन से किस तरीके से न्यूज़ चैनल जो हैं वो अपने अपने तरीके से इन चीज़ों से हट चुके हैं। कुछ चैनल तो 15 दिन पहले ही हट गए थे, लेकिन कुछ चैनल जो अभी भी लगातार बने हुए थे, लगे हुए थे, वो चैनल अभी भी क्या उसी मुद्दे पर हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। हालांकि छोटी मोटी 1 आध घंटे की खबरें जरूर आ रही हैं, लेकिन जो 24 घंटे एक ही लड़ाई लड़ रहे थे वो चैनल अब कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? जो बेईमानी है। क्योंकि कोर्ट में जब ये चीजें जाएंगी तो प्रूव नहीं होंगी। वो चैनल भी जानता है कि वो जीत रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि उस पर उंगली उठी है, उसके अहम को छेड़ा गया है, वो उस अहम को शांत करने के लिए अब उस लड़ाई में सबसे आगे लड़ रहा है, सबके साथ लड़ रहा है। इस चीज से एक चीज साफ हो गई है, टीआरपी की इस चैनल को जरूरत नहीं है। डंके की चोट पर वो कह सकता है कि मेरे खिलाफ सारे चैनल है, क्योंकि जिस दिन ये टीआरपी की खबर सामने आई थी, टीआरपी स्कैम सामने आया था, उस दिन पूरे हिंदुस्तान के चैनल वर्सेस एक चैनल, हर चैनल के प्राइम टाइम पर सिर्फ एक ही चैनल का नाम था, उसी चैनल पर इल्जाम लग रहे थे, उसी चैनल से पूछा जा रहा था। इससे एक चीज साफ हो गई कि वो चैनल डिस्प्यूटेड किंग है न्यूज इन में। अगर भारत की न्यूज तंत्र की बात करें, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उस चौथे स्तंभ में सबसे आगे एक ही चैनल है जिस चैनल पर सारे चैनल एक साथ प्राइम टाइम चला रहे हैं। लेकिन बड़ी बात क्या थी? बड़ी बात थी वो साजिश जो उस चैनल को भी नजर नहीं आई। वो चैनल भी उस साजिश में इतना अंदर घुसा कि अब पूरी तरीके से वो लड़ रहा है। वो चैनल इस न्यूज को बिना दिखाए थोड़ा सा चलाकर, क्योंकि उसने पर्याप्त सबूत दे दिए थे और पूरी जनता उसके साथ खड़ी थी, पूरी जनता को विश्वास है कि जो बोला गया वो सच है, फिर भी उस चैनल ने अब उस पूरे मुद्दे को 3 दिन से लगातार चलाया है। और 3 दिन से सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज आपको कहीं भी नजर नहीं आ रही है, बहुत रेयर इक्का दुक्का नजर आ रही है। रात को 11 बजे वकील का इंटरव्यू होता है, अगले दिन उस पर आर्टिकल छपते हैं। वो मुद्दा जो 7 बजे पूछता है भारत होता था, वो मुद्दा जो पूरा देश 9 बजे सुनता था, वो मुद्दा रात को 11 बजे शिफ्ट हो गया। इस शिफ्टिंग में उस चैनल को कहीं पता नहीं चला कि उसका जो मेन मुद्दा था, उसकी जो मेन लड़ाई थी, उसको कितनी चालाकी से उसी के जाल में बुनकर उसी को उड़ा दिया गया है और उसी को फंसा दिया गया है। मुद्दा साफ है दोस्तों। मुद्दा यह है कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के इस केस को अलग किया जाए, मेन मीडिया से निकाला जाए, वहां पर इसकी कम फुटेज हो, कम लोगों को देखने को मिले और लोग अपनी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चले जाएं। और ऐसा हुआ भी है। नहीं तो कोई इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति बिना एफआईआर में नाम हुए चैनल का नाम ना लेता, एफआईआर ना करता, सम्मन ना भेजता। और सम्मन भेजे गए हैं, यानी कि ये लड़ाई जानबूझकर
लंबी खींची जा रही है ताकि सुशांत सिंह राजपूत की लड़ाई जो है वो खत्म हो जाए, और कहीं ना कहीं ऐसा हो भी रहा है। इसीलिए मैंने कल भी अपने लाइव में यही बात आपसे कही थी कि सोशल मीडिया को मजबूत कीजिए, सोशल मीडिया पर जो लोग हैं उनका साथ दीजिए, उनको मजबूत कीजिए। सोशल मीडिया पर जो लोग जो लड़ रहे हैं उनके प्रोटेक्शन में आइए, क्योंकि वो प्रोटेक्ट नहीं है, उनको कभी भी उठाया जा सकता है और सोशल मीडिया पर कभी भी चैनल बंद किए जा सकते हैं। चुटकियों का खेल है। आज राजस्थान में जो हुआ, अब कुछ चैनल वहां पर इंसाफ की लड़ाई लड़ने पहुंच गए हैं। कुछ चैनल वहां पर बेहोश होती हुई उस मां को दिखा रहे हैं, कुछ चैनल उस राख को दिखा रहे हैं जिसमें जलकर एक 50 साल का गरीब पुजारी मारा गया। लेकिन वाकई में ही, क्या वाकई में ही ये इंसाफ की लड़ाई है? नहीं, ये इंसाफ की नहीं, ये टीआरपी की लड़ाई है। क्योंकि आज वहां पर वो दो बहन भाई नहीं जा रहे हैं जो बहन भाई हाथरस में जाने के लिए जिद पर अड़े थे, चक्कर खाकर गिर पड़ रहे थे, कोरोना होते हुए भी फैल रहा है, उसके होते हुए भी वो आम जनता के बीच में बेखौफ होकर जा रहे थे। क्या वहां पर जान नहीं गई है? क्या हाथरस में जान गई थी? क्या करौली में किसी की जान नहीं गई है? नहीं, ये एक पूरा कंबाइन एफर्ट था जो निकाला जा रहा था, और इसमें बॉलीवुड भी शामिल था, पॉलिटिक्स भी शामिल थी, और न्यूज़ चैनल भी बहुत बड़ी मात्रा में शामिल थे। और दुख की बात यह है दोस्तों कि जो चैनल इसके लिए लड़ रहा था उस चैनल को भी इसमें इस तरीके से उलझाया गया है कि उसे खुद को यह पता ही नहीं है कि वो कहां उलझ गया है। उम्मीद करता हूं कि कल 11 तारीख है और कल जंतर मंतर पर एक छोटा सा हंगर स्ट्राइक रखा गया है, उसको कवरेज मिले और उससे चीजें फिर से ट्रैक पर आए। ये लड़ाई सुशांत सिंह राजपूत की नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये लड़ाई सुशांत सिंह राजपूत की नहीं, बल्कि जो आने वाले सुशांत हैं उनकी है। वो सुशांत जा चुका है, उस सुशांत के साथ 14 को क्या हुआ ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो सुशांत अभी जिंदा हैं उनके साथ क्या होगा? क्या उनकी मौत रुक जाएगी? और क्या टीआरपी की ये जो भागम दौड़ है, इसमें चैनल इस टीआरपी को छोड़कर एक बार सच्ची न्यूज़ दिखाना शुरू कर देंगे? यही मेरा आज का सवाल था, यही मेरी दरख्वास्त थी जो मैं आपसे लेकर आया। और एक बार फिर से जाते जाते ये दरख्वास्त करता हूं दोस्तों कि सोशल मीडिया को मजबूत करें। सोशल मीडिया आने वाला वक्त है, आपके हाथ में है न्यूज़ चैनल, आपके मोबाइल में है न्यूज़ चैनल। ये सोशल मीडिया है, जो वो लोग दिखा रहे हैं वो हम देख रहे हैं। अगर वो हाथरस दिखाएंगे तो हम हाथरस देखेंगे, अगर वो हमें दिखाएंगे करौली तो करौली देखेंगे, अगर वो हमें मुंबई में सीबीआई के दफ्तर के आगे खड़े होकर न्यूज़ देंगे तो हम वो देखेंगे। लेकिन क्या हम वो न्यूज़ देख सकते हैं जो हम अपनी मर्जी से देखना चाहते हैं? क्या आप मेरे न्यूज़ चैनल पर आकर वो वीडियो देख नहीं सकते जो आप देखना चाहते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि मैं आप पे कुछ थोप नहीं सकता हूँ। अगर आप इस वक्त मेरे शो को लाइव देख रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से देख रहे हैं। अगर आपका मोह भंग होगा तो आप मेरे चैनल पे और वीडियो देखेंगे, नहीं तो किसी और चैनल पे जाके वीडियो देखेंगे। और यही है सोशल मीडिया की ताकत, जो आपको सही चीज़ें देगी। और सोशल मीडिया ही था जिसने सुशांत सिंह राजपूत के केस को उठाया, सोशल मीडिया ही था जिसने सुशांत सिंह राजपूत के केस को जिंदा रखा, सोशल मीडिया ही था जिसने हाथरस को आगे लाकर उसकी सच्चाई बताई, सोशल मीडिया ही था जो एक बुजुर्ग के रोते हुए आंसुओं को देखकर उसके ढाबे पर असंख्य लोगों को भेज देता है। सोशल मीडिया की ताकत को और बढ़ाइए, सोशल मीडिया को आगे बढ़ाइए, यही मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा और यही कहूंगा कि इस इंसाफ की लड़ाई को रुकने ना दें।